अभिवादन स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का रविवार की इस चर्चा में। हर रविवार हम किसी मुद्दे पर, विभिन्न मुद्दों पर आपस में चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो मुद्दा है उस पर आप ध्यान दीजिए, संसद का सतत गिरता स्तर। इस बात के पीछे मैं एक छोटा सा वाकया भी बताऊंगा कि जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, जैसे 5th से लेकर के 8th तक, उसी समय सिविक्स की एक किताब हमारे जीवन में इंट्रोड्यूस होती है, आती है, जिसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। अब उसमें हम पढ़ते क्या हैं कि हमारे देश को चलाने के लिए 3 पिलर्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। पूरा गुरुजी इसको याद कराते हैं, नहीं याद करो तो फिर उसको समझाते हैं, और कैसे समझाते हैं वो सब आपने बचपन में जाकर के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब हम बात करते हैं विधायिका की, ऐसा माना जाता है कि विधायिका या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विधायिका का बड़ा महत्व है। वैसे एक आंकड़ा बता दूं कि दुनिया के 193 देशों में, जहां पर जो कि यूएन में रजिस्टर्ड है, उसमें 26 देशों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कार्य करती है। तो ये जो विधायिका होती है, इसका काम होता है विभिन्न प्रकार के विधेयक बनाना, विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाना, मोटी मोटा आप समझ सकते हैं, देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए रास्ते तय करना। तो उसमें भी कई अंग होते हैं। आपने अपने संविधान को भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। आर्टिकल 79 में सबसे पहले संसद की बात की जाती है, और संसद के 3 भाग होते हैं। आप लोग जानते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 52 के अंतर्गत, और हमारी जो राज्यसभा है आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग, और हमारी जो लोकसभा है, जिसे हम निचला सदन भी कहते हैं, आर्टिकल 81 के तहत, जिसका हर 5 वर्ष पर सामान्यतः चुनाव होता है यदि किसी कारण से वह बीच में भंग ना हो गई। ये तो रही हमारी जानकारी से जुड़ी हुई बातें। अब हम इसमें अपने टॉपिक को कहाँ पर खोज रहे हैं, आखिर हमारा टॉपिक इसमें छुपा कहाँ है, जो कि है सतत गिरता स्तर संसद का। संसद का स्तर कैसे गिर रहा है, इसको मैं कुछ फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। जैसे कि पहली हमारी जो लोकसभा का गठन हुआ था, मई 1952 में वो गठित हुई थी, और उसने 1957 तक 5 वर्षों तक काम किया था पहली हमारी संसद ने, जिसमें कि लोकसभा की या संसद की लगभग 667 बैठकें हुई थी, और 333 विधेयक पारित किए गए थे, जिसमें से 6 जो थे वह जुड़े हुए थे आपके संवैधानिक अमेंडमेंट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो लगभग 333 विधेयक और 667 हमारी बैठकें। तो 2 बैठकों को निकाल करके एवरेज टाइम निकाला जाए तो 1 विधेयक पारित होता था, कि 2 बैठकों में औसतन 1 विधेयक पारित हो जाया करता था। लेकिन उसके बाद से जब हम देखते हैं विशेष रूप से इमरजेंसी पीरियड में, इंदिरा गांधी जी ने, जिसे हम 42वां संशोधन पारित करवाया संसद से, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें कि जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने व्यवहार का, अपने ताकत का और अपने ऑटोक्रेटिक रवैये का प्रयोग करते ढेर सारे अमेंडमेंट किए। उसमें अच्छे भी अमेंडमेंट हैं जिनका हम स्वागत करते हैं, और आज भी उनका हमें लाभ मिलता है। लेकिन बात यह होती है, क्या ये विधेयक डेमोक्रेटिक वे से पारित होते हैं? जो हमारी एक संकल्पना संसद की है, उन मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए क्या ये विधेयक पारित होते हैं? इन बातों का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे पहला मुझे जो समझ में आता है, आज़ादी के बाद जो हमारी संसद पे सबसे ज़्यादा दबाव डाला गया या फिर उसको अपने तरीके से चलाने का प्रयास किया गया, वह कहीं न कहीं इंदिरा गांधी के काल में नजर आता है। उसके बाद फिर राजीव गांधी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आते हैं, थंब उनकी मेजॉरिटी होती है, और उन्होंने भी इस प्रकार से बहुत सारे कार्य किए। और लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें और परिवर्तन, मतलब ये पहले क्या होता था, एक्सेप्शनल केस हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जनरल केस में तब्दील होता चला गया। और वर्तमान सरकार की हम बात करें, वो तो हम करेंगे ही। 2020 में जब कोरोना पूरे देश में फैला हुआ था, और तेजी से उस फैलाव को रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन, तरह तरह के तब्दीलियां, गाइडलाइन जारी करती थी, तो 2020 में इस देश में 33 बैठकें हुई संसद की, हमारी लोकसभा राज्यसभा की, जिसमें से इन 33 बैठकों में 100 से ज़्यादा विधेयक पारित किए गए। और एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो
तो लगभग 2 से 3 से 4 मिनट में भी बहुत सारे विधेयक पारित हुए। और यह श्रृंखला, यह बात सिर्फ इस सरकार पर ही लागू नहीं होती है। हम 2012-13 के सेशन की बात करें संसद की, तो एक बैठक में 33 बैठकें हुई थी जिसमें कि 37 विधेयक पारित हुए थे। और आपको जान के ताज्जुब तो तब होगा जब 1 घंटे में 6 विधेयक पारित कर दिए गए। वास्तव में अगर कायदे से देखा जाए तो जो बैठकें होती हैं उसमें चर्चाएं होती हैं, किसी भी कानून के पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं और उसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। यदि उसमें और ज़्यादा आवश्यकता सुधार की है तो उसे स्टैंडिंग कमेटी के यहाँ भेजा जाता है और फिर वह विचार करके और ड्राफ्ट जो है फिर संसद में आता है। लेकिन इतनी गति से जब इतने बड़े देश के ऊपर कानून लागू किए जाते हैं, 1 अरब 35 करोड़ लोगों के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें इतनी द्रुतगति से बनाए जाते हैं, तेज़ी से बनाया जाता है, उसके लूप होल्स होते हैं, उसमें जो कमियां होती हैं उनका तो हम जिक्र ही नहीं कर पाते हैं। तो यह हर सरकार का रवैया रहा है कि वह संसद सत्र को छोटा करना चाहती है और किसी भी हिसाब से अपनी बातों को पारित करवाने के लिए संसद का इस्तेमाल करना चाहती है। यह शुरू से होता है कि चूंकि हमारे यहाँ विधायिका है, उसके बगैर कानून बन नहीं सकता है, तो हम क्यों ना विधायिका के कार्य को इस प्रकार से मैनेज कर दें कि हमारा काम भी हो जाए और हमारे संवैधानिक सवालों पर प्रश्न चिन्ह भी ना खड़ा हो। तो यह रवैया रहता है। और हम बात करते हैं कि जैसे संसद की जो बैठकें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा समय हम हो हल्ला में बिता देते हैं, झगड़ों में, आपसी बहस में। क्या क्या होता है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत बार देख चुके होंगे। उस बीच में क्या होता है कि जो मूल मुद्दे होते हैं वो पीछे हो जाते हैं और इसके लिए मैं श्रेय और सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहरा हूँ तो कतई न्याय नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा विपक्ष जो है ना वो बढ़िया होमवर्क करके नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे विधेयक लाए जाते हैं जिनमें बोलने के लिए संसद में विपक्ष के पास मजबूत मुद्दे नहीं होते हैं, तो उसका जो काट निकाली जाती है वॉकआउट या हो हल्ला। हमने वॉकआउट कर दिया, हो हल्ला कर दिया, तो जो एक प्रोडक्टिव डिबेट होने चाहिए संसद में वह नहीं हो पाता, उसका स्तर गिरता चला जाता है। और जो कानूनों में संवैधानिक कानून हो चाहे सामान्य अधिनियम हो, उनमें जो सुधार की गुंजाइश होती है वह समाप्त हो जाती है। और इसके लिए हमारे सांसद भी जिम्मेदार हैं। जब आम चुनाव होता है इस देश में तो आपने देखा होगा कि कितना मेहनत करते हैं हमारे संसदीय सांसद लोग, कितनी जी जान से लग जाते हैं कि हम कुछ किसी भी एन किन प्रकार साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए इलेक्शन जीतना ही जीतना है। लेकिन जब वो जीत जाती है तो उनका उपस्थिति जिसके लिए वो जीतते हैं, जनता के लिए कानून नियम कायदे बनाने के लिए, वह कहीं न कहीं बिल्कुल पीछे हो जाता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है संसद में, विशेष रूप से लोकसभा में बढ़ते हुए आपराधिक छवि और बाहुबली सांसदों की संख्या। जैसे कि मैंने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि इस समय हमारी संसद में 543 में से 233 सांसद ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और उसमें बहुत से ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप लगाया जाए। इनकी यदि लिस्ट देखें तो बीजेपी में 116 ऐसे सांसद हैं और दूसरे नंबर पर आती है हमारी जो अपोजिशन है कांग्रेस, जिसमें 29 सांसद हैं। तो ये बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि आपको समझना होगा कि हमें कैसे सांसद का चुनाव करना है और किस प्रकार से डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है। जहां तक मैं समझ पाता हूं कि एक तरफ कार्यपालिका है, एक तरफ न्यायपालिका है। कार्यपालिका भी अपना काम पावर मजबूती से करती है और न्यायपालिका इन दोनों से अलग है। तो बीच में जो पिस जाती है वो होती है विधायिका, क्योंकि जिस पार्टी के पास अपना खुद का बहुमत होता है, लैंडस्लाइड बहुमत होता है या फिर बिल्कुल निर्णायक जिनके पास बहुमत होता है, वह अपने सांसदों को इस प्रकार से जकड़ कर रखते हैं, इस प्रकार से कंट्रोल में करके रखते हैं। यदि सरकार कोई ऐसा कानून लाने जा रही है, इस प्रकार का कोई विधेयक लाने जा रही है जिसमें कुछ कमियां हैं, तो सांसद, सत्ता पक्ष का कोई सांसद उसकी अपोज में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है और उसमें संशोधन की बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा हमारे संसद में छुट्टियों को लेकर के बड़ी इंटरेस्ट रहता है। जिस प्रकार से हमारे सांसद, वैसे हमारे यहाँ जो संसद है, जब उसका जो आहूत करने का काम होता है वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का होता है। अफेयर्स कमेटी जो होती है उसके जो हेड होते हैं, उसके जो चीफ होते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारा ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी यह निर्णय लेती है कि कब हम अपने संसद को आहूत करेंगे। उसके लिए वो राष्ट्रपति के यहाँ निवेदन भेजती है और राष्ट्रपति तब फिर पूरे संसद को
डिजाइन करते हैं, बुलाते हैं। लेकिन मेरा मानना है यदि स्वतंत्र विधायिका हम चाहते हैं तो हमें विधायिका को ही यह निर्णय देने की पावर देनी होगी कि वह कब कब आयोजित हो। जैसे कि यूएसए वगैरह में है, वहाँ की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो या सीनेट हो, उनके पास खुद की पावर होती है या फिर एक शेड्यूल होता है साल भर का कि कब कब हमारे यहाँ संसद बैठेगी। उस प्रकार का हम प्रक्रिया कर सकते हैं जिससे कि सरकार की दखलंदाजी की यदि कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जो सरकार को पसंद ना आ रहा हो तो उसमें भी संसद ही नहीं बिठाई जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्टूबर में बिहार में चुनाव हुए, भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, एक साथ एकजुट होते थे चुनाव प्रचार में या फिर चुनावी सभाओं में, और उसी समय इस देश में कोरोना बिल्कुल पीक पर चल रहा था। लेकिन शीतकालीन सत्र, हमारा जो शीतकालीन सत्र था वह सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया कि कोरोना पैंडेमिक देश में फैला हुआ है। तो ये दो बातें हुई, तब इलेक्शन तो कराए जा सकते हैं लेकिन संसद सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये बातें जो हैं आपको यहाँ से जोड़ती हैं कि संसद के सत्र को यदि नियमित कर दिया जाए तो अपने आप संसद आयोजित की जाएगी और उसमें मुद्दों को भी बूंदीवार तरीके से जस्ट आइडेंटिफाई होना चाहिए। प्रश्नकाल हमारे यहाँ है तो प्रश्नकाल को ही सरकार ने रद्द कर दिया कि प्रश्नकाल होगा ही नहीं। और प्रश्नकाल जो होता है मेरे समझ से एक जरूरी विषय होता है संसदीय कार्यवाहियों का, क्योंकि उसमें सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं। सरकार के ऊपर जो कार्यप्रणाली उसकी है उस पर माननीय सदस्य लोग अपने ऑब्जेक्शंस और अपने क्वेरीज रखते हैं, तो उसका भी बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा जब हम फ्राइडे का जो दिन होता है, 5 दिन के लिए संसद हमारी बैठती है, सोमवार से शुक्रवार तक नियमित रूप से चलती है, तो शुक्रवार को पर्सनल बिल का एक कोई प्राइवेट बिल अपना सांसद अपने संसद में रख सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है यदि बृहस्पतिवार की छुट्टी है तो हमारे सांसद छोड़ते हैं, छोड़ो जाने दो, शुक्रवार के दिन क्या एक दिन के लिए संसद बैठाई जाए, चलो बंद करो, चलते हैं अपने क्षेत्रों में। उससे भी संसद का कार्य प्रभावित होता है और एक दिन का महत्व तो कम हो जाता है और हम अपनी संसद पर लाखों लाखों रुपए पर सेकंड के हिसाब से खर्च करते हैं। इसलिए संसदीय कार्यवाहियों को नियमित होना चाहिए और इसके लिए मैं सिर्फ विपक्ष को या पक्ष को नहीं जिम्मेदार ठहराऊंगा, मैं अपने आप को आपको भी जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं रखते। हमारा जो जीवन का फोकस होता है उन विषयों पर होता है, हमारा रोटी कपड़ा मकान और अपना जीवन। इसके अलावा हमें इतनी सारे मुद्दों में बांध के रख दिया जाता है, इतने देश में मुद्दे होते हैं, इतनी बातें होती हैं, कभी सुशांत सिंह राजपूत आ जाते हैं तो कभी कोई आ जाता है। इस प्रकार के मुद्दों को इस तरीके से हाईलाइट किया जाता है, इस तरीके से आपके दिमाग में भरा जाता है कि यही दुनिया है। नहीं, इसके अतिरिक्त दुनिया, संसद का चलना इस देश के चलने की तरह है। संसद का चलना बहुत ही आवश्यक है और संसद चलने का मतलब सुचारू रूप से चलना है। सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सबके अपने अपने जो कार्य दिए गए हैं उसके हिसाब से काम होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी कानून पारित हो, जैसा कि आपने कृषि कानून को देखा होगा किस प्रकार से राज्यसभा में अजीबोगरीब तरीके से उसको पारित करवाया गया, जो कि कहीं न कहीं संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल नहीं था, क्योंकि ऐसा माना गया है, ऐसी डिमांड यदि एक भी सिंगल सदस्य आपके राज्यसभा या लोकसभा का यह चाहता है कि मत पड़े, डिवाइड ऑफ वोट का हो, या फिर तब उसमें यह जिम्मेदारी बन जाती है सभापति महोदय और स्पीकर महोदया की या महोदय की कि वह उस पर मतदान करवाएं बाकायदे। लेकिन राज्यसभा में जिस प्रकार से कृषि बिल पारित किया गया वो निश्चित रूप से आपने, यदि आप जागरूक होंगे, आपने खुद देखा होगा किस प्रकार से पारित करवाया गया। तो ये बातें संसद के कार्यों में बाधा पैदा करती हैं। और एक इंडेक्स की मैं बात करूँगा, फ्रीडम हाउस इंडेक्स ने अभी रिपोर्ट जारी की, उसमें दुनिया के देशों ने 3 कैटेगरी में बांटा, फ्री स्टेट, पार्शियल फ्री स्टेट और नॉट फ्री स्टेट। तो हमें यह जान करके आपको बताते समय दुख होता है कि हम पार्शियली फ्री में आ गए। पहले हम फ्री कंट्री हुआ करते थे, लेकिन हम पार्शियल फ्री कंट्री में आ गए। अब इन सूचकांकों की सच्चाई पर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। मैं भी मानता हूँ 100% ये सूचकांक सही नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो सच्चाई यदि है इसमें तो सवाल गहरा है और मामला बहुत पेचीदा है, जिस पर हमें विचार करना होगा और आपस में इस देश में स्वस्थ बहस, एक मौलिक बहस और एक लोकतांत्रिक बहस को बढ़ावा देना होगा। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को अपना बात आपके साथ रखने का मौका मिलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों। इस उम्मीद के साथ, इस अनुरोध के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा कि आप मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट के माध्यम तक मुझसे प्रेषित करिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके विचार का। मेरे अंदर जो कमियां हैं उसको उजागर कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी विदा लेता हूं, फिर इस उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।